दोस्तों, ट्रंप की चेतावनी के बाद ईरान ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि वो सरेंडर नहीं करेगा और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए ये कह दिया है कि अगर इस लड़ाई में अमेरिका बीच में आया तो इसका खामियाजा बहुत बुरा होगा। ना तो इजराइल ईरान में हमले कम कर रहा है और ना ही ईरान इजराइल में तबाही मचाने से पीछे हट रहा है। तो क्या हम विश्व युद्ध की तरफ जा रहे हैं? ये लड़ाई अगर ऐसे ही बढ़ती चली गई तो क्या दुनिया के तमाम देश बट जाएंगे? इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और विदेशी मामलों के जानकार उरूस खान साहब हैं। उरूस साहब, ईरान ने तो सरेंडर करने से साफ मना कर दिया है, अमेरिका को जी चेतावनी भी देती है, तो क्या अब अमेरिका खुल करके लड़ने आएगा? देखिए, अगर बात करें ईरान की तो पहले ईरान की हम हिस्ट्री में जाते हैं। 1979 की हिस्ट्री में जाते हैं। 1979 में जब इंडिपेंडेंस ईरान के अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहा था, उस वक़्त 78 से ये शुरुआत हुई थी और उस वक़्त आयतुल्लाह ख़मैनी को सीट पर बिठाने के लिए वहाँ की आवाम बेकरार थी उस वक़्त और 8 से 10 साल उन्होंने जंग लड़ने के बाद उसको वहाँ पर उन्होंने अपने सुप्रीम लीडर को वहाँ पे बिठाया। ये वो आवाम है और जो बैकिंग में है। कहते हैं कि किसी मुल्क की आवाम अगर उसकी सरकार की बैकिंग में होती है, तो वहाँ की सरकार मजबूत होती है। तो ये वो सुप्रीम लीडर इसलिए कहा जाता है, इनको सुप्रीम लीडर का तमगा जो था इनका, वहाँ की जनता ने दिया इनको। तो अगर कोई सरकार बैकफुट पर आती है, तो वो अपनी ही जनता के दबाव में बैकफुट पर आती है। ठीक है? और अगर वो फ्रंट पर आती है, तब भी वो अपनी जनता के उकसाने पर ही फ्रंट पर आती है या उसकी जनता की जो उसमें राय होती है, सबसे ज़्यादा उसमें आती है आगे। हमने अभी कुछ वीडियोज़ देखे होंगे जिसमें ईरान की जो आवाम है वो सड़कों पर झंडे लेकर के निकल गई और अपनी मिलिट्री का उत्साह बढ़ाने के लिए दिख रही थी। काफ़ी सारी वीडियोज़ इस तरह की आईं। हालाँकि दूसरी तरफ देखा जाए तो तेहरान के ऊपर इज़राइल ने अच्छा खासी बम्बार्डमेंट किया जिसके बाद भारी तबाही हुई, जिसमें अब तक 586 लोगों की जानें जा चुकी हैं, 13 से 26 लोग से ज़्यादा घायल भी हैं वहाँ पर। ठीक है? हॉस्पिटल्स को निशाना बनाया जा रहा था, स्कूल्स को निशाना बनाया जा रहा था, जिसके रिस्पॉन्स में ईरान ने उनके ऊपर बम्बार्ड किया या मिसाइल्स उन पर दागी थी। ठीक है? आइए हाइपरसोनिक मिसाइल या सुपरसोनिक, ये हमने सोशल मीडिया के ज़रिए और न्यूज़ के ज़रिए जो वेस्टर्न मीडिया ने दिखाया तमाशा, उसके ज़रिए हमको ये नाम पता चले थे। अगर सही से देखा जाए, तो ईरान के पास एक शहर अभी भी एक ऐसा है, जिसमें सिर्फ़ उनके पास आर्सेनल से भरा हुआ है। हम बात अभी न्यूक्लियर की नहीं करेंगे, मतलब बात आगे करते आप हैं। ये कह रहे हैं कि ईरान अपने आप में बहुत मजबूत है और इजराइल और ईरान की लड़ाई है वो एक तरीके से बिल्कुल बराबरी की लड़ाई है, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? क्योंकि तमाम नहीं, देश और ईरान तमाम लोग ईरान को, क्योंकि एक चीज जिस तरह की हमने देखा कि इजराइल लगातार दबाव बना रहा था, अमेरिका दबाव बना रहा था कि ईरान परमाणु बम ना बनाने पाए और इसी को लेकर के जंग बड़ी होते हुए दिख रही है। तो तमाम लोगों ने कहा कि ईरान कमजोर है, तो क्या आपको लग रहा है कि इजराइल ने, अमेरिका ने ईरान की ताकत को कम आंका? बिल्कुल, इज़राइल ने ईरान की ताकत को कम आँका था और हम इसका आपको सबूत भी देते हैं। एक जगह पर अभी कुछ वक़्त पहले तक ईरान और यूएस में 1 टू 1 चलती थी। बिल्कुल, लाइव चला करती थी 1 टू 1 कॉन्फ्लिक्ट्स, वो जो कोल्ड वॉर कहा जाता है वर्ड्स के, ठीक है? वो चला करते थे बीच में। जब एक सुपर पावर से एक मुल्क लड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ था, तो इसका मतलब उसने कहीं न कहीं बैकिंग ली हुई थी। तो रिसेंटली हाल में ही ट्रंप का एक बयान आ जाता है और बेंजामिन नेतन्याहू एक बयान जारी कर देते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि हमने ये ना समझें कि ईरान का कुछ हो नहीं सकता है और ईरान का भी वही हाल होगा जो सद्दाम हुसैन का हुआ है, खामनेई का भी वही हाल होगा। उन्होंने ये बात कही। हम आपको दूसरी तरफ लेकर के जाते हैं कि ईरान में, जैसे मैंने आपको बताया कि एक बड़ा शहर उन्होंने अपने बना के रखे हुए हैं, जिस तरह से जो रिपोर्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है? उसके अलावा आप तीसरी तरफ एक स्टेप लेकर के चलते हैं। अगर बात आपने न्यूक्लियर की करी थी, तो एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि आप अपने मुल्क की तलाशी देंगे पूरी-पूरी, जिसमें ईरान ने हाँ भर दी थी, उस ट्रीटी पे साइन कर दिया था, दूसरी तरफ इज़राइल ने मना कर दिया था। ठीक है? तो हम न्यूक्लियर की तरफ अभी ना भी जाए, तो आर्सेनल इनके पास इतना था कि उस वक़्त आयतुल्लाह खामनेई ने ये बात जारी करी थी, आज से 3 साल पहले का बयान था, जो फरवरी और मार्च के लगभग में ये बयान दिया था उन्होंने कि अगर यूएस हमसे डायरेक्ट जंग लड़ना चाहता है, तो यूएस बिल्कुल लड़ ले जंग। जिस वक़्त ये पावर में थे,
अपनी जो इससे पहले वाली गवर्नमेंट थी यूएस की, और उस वक़्त पावर में थे, और उस वक़्त इन्होंने आयतुल्ला खामनी से ये बात कही थी, तो आयतुल्ला खामेनी ने ये बात कह दी थी उस वक़्त। तो ईरान को कहीं न कहीं इज़राइल ने बहुत हल्के में नापा था, बहुत ही कम नापा था, या तो उनका असेसमेंट नहीं था सही, या तो उनके पास इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट्स थी उनकी वो पूरी कंप्लीट नहीं थी, वो कंप्लीट रिपोर्ट्स नहीं थी उनके पास, और जो रिपोर्ट्स आई थी वो इसका मतलब कहीं न कहीं मैनिपुलेटेड थी रिपोर्ट्स। ठीक है, जब अच्छा, अभी ये रिसेंट ईरान इजराइल के का जो युद्ध है, इस पर बहुत सारे लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, तमाम तरह की तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं उरूस साहब। इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि आप बेहतर तरीके से बताएंगे, आप विदेशी मामलों के जानकार हैं। ये बताइएगा कि जो बात आज अयातुल्ला खामनेई साहब ने कही, उन्होंने ये कहा कि ईरान थोपी हुई शांति और थोपा हुआ युद्ध नहीं मानता है। इसके जरा मायने समझाइएगा, क्योंकि थोपी हुई लड़ाई आखिर क्या है? ये कौन सी थोपी हुई लड़ाई है? ईरान परमाणु बम बना रहा था, ऐसा दावा है इजराइल का। इजराइल और अमेरिका नहीं चाहते कि परमाणु बम बनाए। उनका कहना है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बनाया तो दुनिया में शांति नहीं होगी, दुनिया में अशांति फैल सकती है, बुरा हो सकता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या ये थोपी हुई हम लड़ाई है? नहीं, कोई एक ऐसा हमें उदाहरण दिए जहां पर ईरान ने अटैक किया हो किसी कंट्री पर। कोई एक ऐसा उदाहरण हमको दिखाइए जब जब इन्होंने कहा कि ईरान में अगर न्यूक्लियर बम बना लिए जाते तो वो प्रोलिफरेशन की जो ट्रीटी थी वो साइन ना होती, न्यूक्लियर की वो ट्रीटी साइन ना होती, वो ट्रीटी साइन होकर के उन्होंने परमिशन ना दी होती कंट्री चेक करने की। एक बहुत बड़ी परमिशन होती है ये कंट्री चेक करने की कि आप हमारे यहाँ न्यूक्लियर आर्सेनल या फिर न्यूक्लियर वेपन्स हमारे यहाँ के चेक कर हाँ। लिए, ठीक है। उसके बाद भी अगर आप इल्जाम थोपते हैं किसी कंट्री के ऊपर या किसी गवर्नमेंट के ऊपर कि वो ये काम कर रही है, ठीक है, उसका मतलब आपका असेसमेंट नहीं सही था उस वक्त का। जो उन्होंने ये बात कही कि हमारे ऊपर थोपी हुई चीजें हैं, थोपी हुई चीजें का मतलब ये होता है कि यानी कि आप मीडिया को का बायस घुमाना चाह रहे हैं, सीधा सीधा। जो पहले आपने तेहरान पे हमला किया था, और जब ईरान आपने एक ये बात उठाई थी उस वक्त कि ईरान हिजबुल्लाह की बैकिंग में है, ईरान हमास की बैकिंग में है, तब आपने ये बात कही थी। उन बातों को मुद्दा बनाने के बाद इन्होंने ईरान पर हमला तेहरान पर करा। पहला बॉम्ब जो गिरा था वो हॉस्पिटल पर इन्होंने टारगेट किया था, और उसके बाद इनके जनरल जो थे उसके बाद उन्होंने बताया था कि हमने जनरल को टारगेट किया था, मिलिट्री को टारगेट कर रहे थे, हम ह्यूमन सिविलियंस को टारगेट नहीं कर रहे थे। जो अमेरिका ने इसका इजराइल के साथ मिलकर के बयान दिया था इजराइल ने। दूसरी बात आप ये देखते हैं कि जैसे ही ईरान रिस्पॉन्ड करता है तो एक इजराइल से एक यूएस फोन चला जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि आयतुल्ला खमैनी को असैसिनेट करने के लिए मुझे हेल्प चाहिए, ठीक है। आप एक तरफ ये देख रहे हैं कि आपने कहा कि वो जो आयतुल्ला खुमैनी ने कहा कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि हम टारगेट को ढूंढ निकालेंगे ये कहाँ छुपा हुआ है, ठीक है। तो यानी कि आपका अपना ही इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग नहीं रहा जिस तरह से मोसाड की और सीआईए की बातें करी जाती थी उस वक्त। और बात हो रही है आर्सेनल की, जब आयतुल्ला खुमैनी ने यह बयान जारी किया है कि हम थोपी हुई जो शांति होती है या फिर थोपी हुई हमें जो जंग होती है वो हमारे हमको हम उसको नहीं मानते हैं। थोपी हुई जंग का मतलब यही हुआ है कि आपने पहले शुरुआत करी थी, शुरुआत इजराइल ने पहले करी थी, और जिसमें तेहरान पर हमला किया था तो उसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया था, और वो भी वहां की पब्लिक के कहने पर, जिसकी तेहरान टाइम्स में रिपोर्ट्स हैं प्रॉपरली। अगर पब्लिक पढ़ना चाहे तो इन रिपोर्ट्स को तेहरान टाइम्स की जो साइट है खोल करके पढ़ लेती हैं। इसके अलावा भी जो यूरोपियन यूनियन में मुद्दा उठाया गया था तेहरान के नाम पर, ईरान के लिए जो मुद्दा उठाया गया था उसमें भी ये सारी चीजें क्लियरली शामिल हैं कि तेहरान पर इजराइल ने पहले हमला करा था जिसके रिस्पॉन्ड ने ईरान ने सेल्फ डिफेंस किया था और उसके बाद हमला करा था। तो आयतुल्ला खमैनी ने यह बयान जारी किया था कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा, और उस दो मिलावटी बयानों पर एक बयान जारी किया था आयतुल्ला खुमैनी ने कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। और रही बात ढूंढ निकालने की, तो वो जब बयान जारी हो रहा है तो इसका मतलब सामने है इंसान जो सरेंडर नहीं करेगा। सरेंडर तो करने की वहां बात आती है या ढूंढ निकालने की बात वहां आती है जहां हाइडिंग होती है, ये नहीं जहाँ पे हाइड आउट होता है वहां पर ढूंढ निकालने की बात आती है। या तो फिर अभी कंटिन्यूअसली अभी सुबह फ्रेश अभी 8-9 घंटे पहले 8.5 घंटे पहले अभी ईरान ने 30 मिसाइलें फ्रेश दागी हैं, ईरान ने रिस्पॉन्ड में। जब तेहरान के 4 हॉस्पिटल्स को तबाह करा था इन्होंने, वो बड़े हॉस्पिटल्स थे, उसके अलावा एयरबेस था जो वो उसके ऊपर निशाना बनाया था। एयरबेस के अलावा हॉस्पिटल्स के अलावा जो स्कूल्स जहां पे इन्होंने हाइडिंग ली हुई थी वहां के जो सिविलियंस ईरान तेहरान के
जहां लीडिंग उसको निशाना बनाए, जिसके बाद फिगर 400 से बढ़कर के 586 पहुंच जाती है। हाँ। एक तरफ आप कह रहे हैं सिविलियंस को नहीं, तो यहाँ पर दूसरा जो बयान आयतुल्लाह खुमैनी का था कि हम किसी चीज को एक्सेप्ट ऐसे नहीं करेंगे, यानी थोपी हुई चीज, यानी कि ये शांति थोपी हुई है हमारे ऊपर, कि हमने शांति में खलल डाला है और न्यूक्लियर आर्सेनल हमारे पास है, जिसके ऊपर अगर हम बना लेते हैं तो हमारे यानी कि दुनिया की ग्लोबल पीस जो है उसमें हम खलल डाल देंगे। तो वो ग्लोबल हाँ। पीस का नाम लेना चाह रहे थे आयतुल्लाह खुमैनी साहब। तो अच्छा, इजराइल के ठीक है, पास भी है परमाणु और बम, और जो है अमेरिका के पास भी है। अगर ईरान के पास भी होगा तो कौन सी आफत आ जाएगी, क्या दिक्कत क्या है? मैं इसको भी थोड़ा चाहूंगी कि आप दर्शकों को थोड़ा और विस्तार से समझाइए कि अगर ईरान, देखिए तमाम देशों के पास है परमाणु बम, अगर वो उसको अपने पास रखे हुए हैं और इससे देश दुनिया में किसी तरह की अशांति नहीं फैलती है, तो ईरान से किस तरह की अशांति फैलने वाली है? किस चीज का डर है इजराइल को और अमेरिका को? देखिए, अगर हम टोटल न्यूक्लियर पावर्स की बात करेंगे तो टोटल न्यूक्लियर पावर जितनी भी हमारे मुल्क यानी कि दुनिया में इस वक्त टोटल न्यूक्लियर प्लांट्स जितने भी हैं, ठीक है, तो वो काफी तादाद में है। गुरु साहब, आपका कुछ नेटवर्क इशू हो गया है, मुझे लग रहा है आवाज बड़ी स्लो आ रही है। आपका स्क्रीन जो है वो फ्रीज हो गया है। हाँ, अभी ठीक है, बोलिए प्लीज। हाँ जी, बोलिए जी। मैं कहना चाह रहा था कि जो टोटल न्यूक्लियर वारहेड्स हैं ग्लोबली, है ना, वो टोटल है 12,331 पूरी दुनिया में। तो ये 12,331 कहां से आ गए? मुल्क कितने हैं? 12,331 तो है नहीं, है ना। तो 12,331 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड्स। इसके बाद हम अगर मिलिट्री स्टॉक पाइल्स की बात करें खाली, तो मिलिट्री स्टॉक पाइल्स है 9,585। ये हम न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं। जब इतनी सारी मिलिट्री स्टॉक पाइल्स है, इतना सारा न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, ठीक है, जिसमें से डिप्लॉयड और ऑपरेशनल फोर्सेस के पास अगर हम बात करें तो 3904 जो है वो खाली डिप्लॉयड है इसमें से, यानी कि जो वर्किंग में, जो कभी भी एक्शन ले सकते हैं कहीं पर भी, जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट्स में, वॉर्स में कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट लिया हुआ है इन्होंने, ठीक है, या बॉर्डर्स पे कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट लिया हुआ है, या कहीं पर जो सस्पिशियस बॉर्डर्स होते हैं, या फिर जो कोल्ड रीजन होते हैं जितने भी उस जगह पर। अब बात करते हैं हम ईरान की, तो ईरान को लेकर के इतना ज्यादा जो भय बनाया जा रहा है, पूरे दुनिया में एक माहौल क्रिएट करा जा रहा है, तो ईरान एक ऐसा मुल्क है जिसने सबसे पहले फिलिस्तीन के हक में बोलना शुरू किया था, सबसे पहले। और उस पर इल्जाम ये लगा था कि ये हमास और हिजबुल्लाह को बैकिंग दे रहा है, सबसे पहला उस पर ये लगा था। उसके अलावा जो पिछले 25-30 सालों से, 45 सालों, 40 साल से लगभग जो ये चीजें चली आ रही हैं 45 साल से, कि ईरान न्यूक्लियर प्लांट ना बनाए, ईरान न्यूक्लियर आर्सेनल ना बनाए, तो उस वक्त जो गद्दी पर वहां बैठे हुए थे 1978 से पहले तक, उनको पूरा यूरोपियन सपोर्ट था, पूरा ब्रिटेन का सपोर्ट था उस वक्त, उनको पूरा अमेरिका का सपोर्ट था जो उस वक्त की हुकूमत थी। और जब उनको हटाया वहां की जनता ने, तो सबसे ज्यादा जो हिट हुआ था वो यूएस और ब्रिटेन हुआ था हिट, सबसे ज्यादा यूरोप हिट हुआ था, और सबसे ज्यादा, और उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी ने आगे बढ़ चढ़ करके बोला था तो वो पहला मुल्क जो आया था वो फ्रांस था उस वक्त, जिसने ये बात कही थी कि इस मुल्क के ऊपर सैंक्शंस लगाना बहुत जरूरी हो गया है। क्यों? क्योंकि वहां से एम्बेसीज को खाली करा लिया गया था, अमेरिकन एम्बेसीज को खाली करा लिया गया था। और देखिए, कोई भी मुल्क की जो जनता होती है वो ये खुद तय करती है कि यहाँ की सरकार कौन बनेगी, तो वो जनता की ज़हनियत बता देती है कि जनता, वहां की जो सरकार होती है वो जनता की ज़हनियत बताती है। कि मिसाल के तौर पर किसी मुल्क में कोई सरकार बैठी हुई है और जो सरकार के जो रवैया है, जो कानून है, जो तरीका है, यानी कि वही उस मुल्क के लोगों की ही मेंटेलिटी है। तो ईरान में उस वक्त लोग आयतुल्लाह खुमैनी को बिठाना चाह रहे थे। आज वर्ल्ड का जितना भी मुस्लिम पॉपुलेशन में जो शिया तबका एक बड़े पॉपुलेशन में जो आता है, वो आयतुल्लाह खुमैनी को अपना लीडर मानता है। और अगर वो अपना लीडर मान रहे हैं और उनके जो ऑर्डर्स हैं या उनके जो लॉज बाय लॉज जो पास किए हुए हैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं शिया मुस्लिम्स,
ठीक है, और अगर सुन्नी भी उनकी रिस्पेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो लीडर बड़े पैमाने पे ह्यूमैनिटी के फेवर में बात कर रहा है और ह्यूमैनिटी के उसमें है। मगर जो तख्ता पलट हुआ था उससे अमेरिका को बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ था, जिसके बाद अमेरिका ने सैंक्शंस लगाना चालू कर दिए थे, और उसके बाद आज तक वो बात चली आ रही है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार आ गए हैं तो ईरान फिर बड़ी तबाही नहीं मचाएगा, तब तब अच्छा। ईरान खुल करके बोलना चालू कर देगा कई मुल्कों के लिए, हम्म। है ना, जो अच्छा, मुल्क उरुस साहब दुनिया एक बात पर हावी बताइए, है ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई न्यूक्लियर पावर की है या फिर ये लड़ाई न्यूक्लियर पावर से बहुत ऊपर की है, दुनिया का दादा बनने की है? नहीं, न्यूक्लियर पावर की नहीं है, नहीं न्यूक्लियर पावर की नहीं, ये बात है एक्चुअल पावर की, हुकूमत की बात है कि दुनिया पर किसका सिक्का चलेगा। यस। बात क्योंकि देखिए जब ईरान की आती है या किसी भी मुस्लिम मुल्क की आती है तो हम रिलीजन में जाना जरूरी होता है, उसको एनालाइज करना जरूरी होता है, उसकी एनालिसिस करना बहुत जरूरी होती है। देखिए डीप एनालिसिस से जो रूट्स निकलती हैं और उससे जो हमें निष्कर्ष हासिल होता है वो बड़े मायनेदार होता है। बिल्कुल ठीक सही है, बात है। तो हम ईरान की बात करें तो कहीं ना कहीं जब इसराइल की बात करते हैं, वहां पर जो सेटलिंग हुई, जो वहां पर सेटलर्स आए और जो उन्होंने ऑक्यूपेशन चलाया, जो घर बनाए, तो उन्होंने सबसे पहला बयान क्या जारी किया था कि 3000 साल पहले हमसे ये प्रॉमिस किया गया था इस लैंड का। तो कहाँ प्रॉमिस किया गया था? किसी अखबार में या किसी चैनल पे तो प्रॉमिस किया नहीं गया होगा। तो वो लैंड का प्रॉमिस करा गया था तौरात में, जो तौरा इनकी बुक है रिलीजियस ज्यूज की, जो एक तौरा रिलीजियस होली बुक है, उसमें इन्होंने बताया कि प्रॉमिस किया गया था। तो जब आप तौरा को मान रहे हैं तो ईरान कुरान को क्यों ना माने, या ईरान अपनी चीजों को क्यों ना माने? तो कहीं ना कहीं एनालिसिस ये भी हुई है कि इसराइल अभी लेबनान की तरफ भी बढ़ेगा आगे, फिर उससे आगे इराक की तरफ भी बढ़ना चाह रहा है, और इस तरह से कि जो इसराइल का जो झंडा है, ऊपर एक नीली पट्टी है, एक नीचे नीली पट्टी है, बीच में एक स्टार बना हुआ है। ये एक बहुत ही बड़ा सिंबल है, एक मैसेज है वर्ल्ड को कि ऊपर की नदी यूफ्रेट्स कहलाती है और नीचे की जो नीली पट्टी है वो नील नदी कहलाती है, कि अच्छा। रिवर हाँ। नाइल। हम्म। ये प्रोमिस्ड लैंड इसको कहते हैं। इस हम्म। लैंड को ये प्रोमिस्ड लैंड कहते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक का जो खित्ता बनता है, यानी कि यहां से तक के यहां तक का जो रीजन बनता है, यूफ्रेट रिवर से लेकर के रिवर नाइल तक का, ये उनका प्रोमिस्ड लैंड है। ये चीज इस चीज को हासिल करने के लिए उन्होंने अमेरिका की मदद ली है। अब इस बीच में जो भी आता है दखल अंदाजी करता है तो उसको वो एक एनिमी मानते हैं। और जो स्टार है वो डेविड का है, जो कि एक प्रॉफिट गुजरे थे अकॉर्डिंग टू इस्लाम और अकॉर्डिंग टू तौरेत भी, तो वो एक उस वक्त के एक बहुत बड़े प्रॉफिट थे। और वो प्रॉफिट जो उन्होंने अपनी प्रोफेसीज करी हुई थी, तो ये उनको बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं उनके। और कहने को जो प्रॉफिट मोसेस थे उनके भी फॉलोअर हैं। मगर वो स्टार बनाया था तो ये उनकी हुकूमत आगे ले जाना चाहते हैं। ठीक है, एक वीडियो अभी बीच में आया था कि बेंजामिन नेतन्याहू एक टनल में खड़े हुए हैं और उन्होंने ये बात कही थी कि ये रास्ता सीधा जाता है जेरूसलम में और ये रास्ता खुलता है मस्जिद अक्सा में। तो ये अक्सा की लड़ाई है, तो ईरान मस्जिद अक्सा की लड़ाई लड़ रहा है, ईरान। ठीक है, और ये एक रीजनल वॉर नहीं है, ये एक ग्लोबल वॉर है, ग्लोबल हुकूमत की वॉर है। यहाँ पे न्यूक्लियर जो बात बीच में आई है वो बहुत छोटी सी बात है, वो एक आर्सेनल इक्विपमेंट या फिर एक ह्यूमैनिटी से रिलेटेड बात है कि अगर न्यूक्लियर पावर को यूज करता है तो 100% ह्यूमैनिटी का लॉस होगा और बड़े पैमाने पर लॉस होगा। जहां तक मेरा असेसमेंट है और जहां तक मेरी अपनी रिसर्च है कि न्यूक्लियर ये यूज कोई ना कोई करेगा आगे चल करके। कौन यूज करेगा ये तो वक्त देखने वाली चीज है, वो बताएगा। मगर जहां तक की बात कर रहे हैं रीजनल पावर की या फिर न्यूक्लियर पावर की, कि ये न्यूक्लियर का मामला कहीं से कहीं तक नहीं है, ये बायस घुमाया जा रहा है मीडिया का। ये दरअसल अच्छा, हुकूमत की बात एक है कि यूफ्रेट एक से चीज लेकर ये के। है कि ईरान भी चाहता है कि तमाम देश उसके साथ आए। अभी वेनेजुएला ने साथ आने की बात कही है कि वो ईरान के साथ खड़े होंगे। दूसरी तरफ अमेरिका एक तरीके से इसराइल के पीछे है, हालांकि खुले तौर पर नहीं है, लेकिन तमाम चीजें हैं जिससे ये साफ कहा जा सकता है कि अमेरिका इसराइल के साथ है। दूसरा और भी तमाम देश। लेकिन क्या लगता है कि एक ये जो लड़ाई आगे जब बढ़ती जाएगी और बड़ी हो जाएगी, जो अभी दिख रहा है कि लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है, तो क्या दुनिया बंटने लगेगी, दुनिया के तमाम देश बंटने लग जाएंगे और हम वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएंगे?
देखिए, बहुत सारी चीज़ें अब सामने क्लियर हो चुकी हैं, जो कि पहले क्लियर नहीं थी कि हम्म। ग्लोबल पैमाने पे अगर आप देखें, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर देखें, ग्लोबल पॉलिटिकल व्यू से भी अगर आप देखें, तो 3 बड़े ग्रुप बन चुके हैं दुनिया में, मौजूदा स्थिति में। एक 3 बड़े हम्म। ग्रुप बन चुके हैं, एक तो यूएस जिसका एली बना हुआ है, वो है यूरोपियन बैकिंग में यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो सारी कंट्रीज़ हैं और इज़राइल उसमें इंक्लूड है, ठीक है? इज़राइल लीड करना चाह रहा है इस पूरी वॉर को। इज़राइल लीड करना चाह रहा है और बड़ी पैमाने पर यूएस उसका सपोर्ट कर रहा है। इससे पहले गवर्नमेंट जो थी वो यूएस में वो भी सपोर्ट करती थी, जो मौजूदा गवर्नमेंट है यूएस में वो भी सपोर्ट कर रही है खुल करके। बयान बीच में इन्होंने थोड़े से इंटरचेंज करे थे अपने, थोड़े से बयानों में इन्होंने मैनिपुलेशन कर दिया कि मैं अभी साथ नहीं दे रहा हूँ, पहले साथ दे रहा था, अब मैं साथ नहीं दूंगा, आगे चल के साथ दूंगा। दूसरी तरफ अगर आप एक बड़ा ग्रुप देखिए तो दूसरी तरफ रशिया है, चाइना है, टर्की है, ईरान है और उसके साथ में पाकिस्तान जैसे मुल्क जो है ये है और उसके बेल्ट एक अलग बन के तैयार हुई है। छोटे हाँ। मुल्कों में जो पीछे मलेशिया, इंडोनेशिया जो रह जाते हैं, वो भी उन मुल्कों में चले जाएँगे जिस तरफ टर्की और ईरान और जहाँ पे उसके मुस्लिम बेल्ट बन रही होगी, ये उधर चले जाएँगे। और फिर हम्म। बीच में मिडल ईस्ट की कुछ कंट्रीज़ रह जाएँगी, ठीक है? हम्म। तो हम बता दें आपको कि ग्लोबली 3 बड़े ग्रुप बन जाएँगे, जहाँ तक मेरा अपनी रिसर्च, अपनी एनालिसिस है, ये 3 ग्रुप बड़े बन रहे हैं। जैसे अच्छा। ही ये हाँ। ग्रुपिंग तैयार हो जाएगी और वर्ल्ड वॉर बहुत दूर इस तरह से नहीं लग रही है, क्योंकि कुछ लीडर्स ऐसे हैं जो वर्ल्ड वॉर को रोकने की कोशिश कर रहे हैं पूरी मुमकिन तरीके से। बाकी लीडर्स अभी वर्ल्ड वॉर रोक इसलिए नहीं रहे, कहीं न कहीं बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो कहीं न कहीं रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स तैयार हैं। कहीं कोल्ड वॉर चल रही है जिसको अभी वॉर का रूप ले लिया है, जैसा हाल में रशिया यूक्रेन की हुई थी। तो हम बात अगर करें इज़राइल अमेरिका की और ईरान की, तो इस वक़्त ये जंग बहुत बड़ी आगे चली जाएगी हो सकता हो और बीच में इराक ने जो ये बातें कही थी वो भी आगे चल कर के बात बहुत आगे तक चली जाएगी, क्योंकि इराक से भी ईरान ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया कि अपने एयर स्पेस इराक ना दे। तो वो अभी ये जंग और भी आगे जाएगी, एस्केलेशन और लेवल पर आगे चला जाएगा अभी। भारत का क्या स्टैंड होगा उरूस खान साहब? देखिए, भारत का अभी तक जो स्टैंड रहा है कि जैसे जब वोटिंग हुई थी उसमें तो भारत उससे न्यूट्रल होकर के एग्ज़िट कर गए थे और जहाँ हम्म। पर फ़िलिस्तीन और इज़राइल की जब हो रहा था और उसके क्योंकि ईरान अलावा से भी जो अच्छे आगे रिश्ते की हैं बातचीत। और इसराइल से भी भारत के अच्छे रिश्ते हैं। हाँ, क्योंकि ट्रेड डील बहुत लंबी चल रही थी और ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ज़्यादातर मुल्कों से भारत के बहुत अच्छे रिलेशंस रहे हैं। ठीक है, चाहे वो मिडल ईस्ट हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे ग्लोबल ईस्टर्न कंट्रीज़ जितनी भी उनसे भी भारत के रिलेशन बहुत अच्छे रहे ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से। जब जी। बात कॉन्फ्लिक्ट की आती है तो भारत के साथ भी एक कॉन्फ्लिक्ट लगा रहता है, एनिमी कंट्री जो बराबर में है हमारी, वो कहीं न कहीं उससे भी कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। तो इसलिए क्योंकि जब कोई इस तरह की मुल्क जैसे हिंदुस्तान हो गया है, तो हिंदुस्तान अभी न्यूट्रल पर है। आगे चल करके हिंदुस्तान को जब कोई न्यूट्रल कंट्री होती है कोई भी, अगर हम बात ये हिंदुस्तान से हट करके भी करें, तो एक्स वाई जेड कोई भी न्यूट्रल कंट्री होती है, तो उसको जो बड़ी पावर्स होती हैं, वो अपनी स्टेबिलिटी का एक रीजन मानती हैं। हम्म। स्टेबिलिटी के तौर पर उसको इस्तेमाल करती हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि हिंदुस्तान जो हमारा मुल्क है, वो किस पावर की तरफ जाता है। जो 2 पावरें बनेंगी बड़ी, ठीक है? उन 2 पावर्स में से जो तीसरी पावर अलग आएगी मिडल ईस्ट की, तो उधर जाता है, या फिर 2 जो पावर की अभी एक पावर सामने आपको दिख रही है जिसमें यूरोप है, अमेरिका है, इज़राइल है। एक वो पावर वो दिख रही है, एक पावर वो दिख रही है जिसमें चाइना और रशिया और ये टर्की और सारे मुल्क आ रहे हैं कि एक पावर वो बन रही है जो उधर जाता है। तो देखने वाली बात ये होगी कि कौन सा और कितनी समय सीमा बची है। हम्म। ठीक है, क्योंकि वॉर जो होती है वो टाइम नहीं लेती है। आपने ईरान और इज़राइल के वॉर में देख लिया कि इसमें टाइमिंग इतनी नहीं बची हुई थी कि इतने ज़्यादा कि जो ट्रेड पॉइंट ऑफ इश्यूज़ होते हैं जो वो कितनी जल्दी जल्दी क्लियर हो जाते हैं। हम्म। है ना? तो बहुत सारी रीजनल ऐसी होती है, रेड सी है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है। ये सब बड़े एक सीज़ ऐसे हैं, ये समंदर, ये ओशंस ऐसे हैं बड़े जहाँ से ट्रेड के लिए बड़े शिप इक्विपमेंट गुजरते हैं। अगर ट्रेड इम्पैक्ट होता है किसी कंट्री का तो वो कंट्री यानी अनएक्सपेक्टेडली वो इन्वॉल्वमेंट फिर लेती है। अभी तक के लिए हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी मतलब सामने चीज़ नहीं आई है, इसलिए हिंदुस्तान अभी बैकफुट पर है और यानी कि न्यूट्रल रह रहा है काफ़ी सारी चीज़ों से अपने दूर न्यूट्रल को है, रख रहा हाँ। है, क्योंकि हम्म। वो ट्रेड्स को इम्पैक्ट नहीं करना चाहता और ना ही बात अभी इतनी आगे तक गई है कि हिंदुस्तान कोई एक पार्शल ले ले, किसी का एक पार्ट ले ले। हम्म।
चलिए उरुस खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। आज हमने आपका शायद जो समय सीमा थी उससे ज्यादा समय ले लिया। अगली बार फिर अपना समय बहुत बहुत जरूर शुक्रिया। दीजिएगा, हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। और फिलहाल दर्शकों को थैंक यू यही सर। कहना चाहूंगी कि देखिए, इसराइल ईरान वॉर में कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। शुरुआत में ये लग रहा था कि ईरान कमजोर पड़ जाएगा और ईरान पीछे हट जाएगा, लेकिन अब ईरान ने साफ कह दिया है कि सरेंडर तो भूल जाइए। और अगर दुनिया का दादा बनने की जो बात अमेरिका करता है, और अगर अमेरिका बीच में आया तो उसका भी खामियाजा उसे बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। उल्टा चश्मा यूसी पर आप तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें देखते हैं, और ऐसे ही खबरें आप लगातार देखते रहे, इसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को शेयर करिए और एनालिसिस देखने के लिए प्रज्ञा के पन्ना दूसरे चैनल जो है हमारा, उसको सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।